तो बच्चों, अब से इससे पहले हमने कितना पढ़ लिया था? हम आज पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से इस आंदोलन को या विद्रोह को लिया गया, उस विद्रोह की क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखी गई, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DDT एकेडमी में। और आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्र में विद्रोह। ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ से लिखूं? ठीक है, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का, फिर से स्वागत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का DDT एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे आंदोलन था, वो आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से काम कर रहा था। तो ग्रामीण क्षेत्र में विद्रोह, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवध की। अभी कल भी हम अवध के बारे में जानकारी जानना चाह रहे थे। तो अवध की जब हम बात करते हैं तो अवध में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। क्या नाम था उनका? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो थे बेटा, ये फिजी में है, एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। और गिरमिटिया मजदूर कौन से होते थे? गिरमिटिया मजदूर वो होते थे जिनके साथ कई सालों का अनुबंध किया जाता था और उस अनुबंध को तोड़कर वो लोग वहाँ से काम से वापस नहीं आ सकते थे। तो इन्होंने गिरमिटिया मजदूर के रूप में वहाँ पर काम किया हुआ था। और ऐसी यहाँ पर भी जो इस चल रही थी व्यवस्था, इस व्यवस्था का विरोध किया इन्होंने कि गिरमिटिया जो मजदूरी की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समाप्त करने की बात की। इसके अंतर्गत होता क्या था कि ये ना, जैसे हमारे भारत देश की बात करें तो बेगारी का जो काम था उसका उन्होंने विरोध किया। बेगारी का काम क्या होता था कि किसी काम को करवाने के पैसे नहीं दिए जाते थे, ठीक है ना। बहुत मतलब हफ्ते में 2 दिन 1 दिन ऐसा होता था जिस दिन उनको मजदूरी नहीं दी जाती थी। इसका विरोध वो कर रहे थे और ऐसे ही इस किसान आंदोलन की तरह इसको चला रहे थे। किसान नेता के रूप में ये उभरे थे यहाँ पर, ठीक है। अब अवध में क्या हुआ बेटा, 1920 में, ध्यान से सुनना बेटा, 1920 में कौन गया बेटा वहाँ पर? पंडित नेहरू जी गए। पंडित नेहरू जी गए वहाँ पर। कहाँ पर? अवध का दौरा उन्होंने किया और बाबा रामचंद्र और उनके अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पर अवध किसान सभा का गठन किया। किसका गठन किया बेटा? अवध किसान सभा का उन्होंने 1920 में क्या किया? गठन किया। 1921 में क्या हुआ? 1921 में जो वहाँ के व्यापारी थे, व्यापारी और ताल्लुकदार, जिनके पास बड़ी बड़ी ताल्लुकें होती थी और उनके अंडर में बहुत सारी ज़मीनें आया करती थी, तो उन ताल्लुकदारों के साथ क्या हुआ? उन पर इन किसानों ने या किसानों के समूहों ने हमला करना शुरू कर दिया, लूटपाट करनी शुरू कर दी, मारकाट मचानी शुरू कर दी। क्योंकि देखो, मैंने बताया तुम्हें कि इस आंदोलन में ना जो भी कोई कुछ भी काम कर रहा है, चाहे वो हिंसा कर रहा है चाहे वो अहिंसा कर रहा है, किसी भी तरह की किसी भी क्रिया, किसी भी गतिविधि को अंजाम दे रहा है, लेकिन वो उसको सही ठहरा रहा है। क्यों? क्योंकि वो गांधी जी के नाम पर इस सबको ठीक ठहराने की कोशिश कर रहा है। तो 1921 में क्या हुआ? 1921 में व्यापारियों पर, ताल्लुकदारों पर, इन सब पर हमले होने शुरू हो गए। तो इसी को क्या किया बेटा? इसी की वजह से क्या किया गांधी जी ने? क्या किया? इस आंदोलन को समाप्त करने की या इस आंदोलन को कम करने की या ख़त्म करने की बात शुरू की, ठीक है। अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी इस आंदोलन को वापस लेने लगे। क्यों? क्योंकि हिंसा होने लगी। गांधी जी आंदोलन वापस लेना चाहते थे। क्योंकि हिंसा होने लगी थी बेटा। अब होने लगी वहाँ पर क्या? हिंसा। अब इस हिंसा के कारण उन्होंने इसको वापस लेने की बात की। ऐसे ही बेटा, ऐसी ही कुछ गतिविधियाँ कहाँ पर होने लगी? गुडेम की पहाड़ियों में। कहाँ पर होने लगी? गुडेम की पहाड़ियों में। गुडेम की पहाड़ी कहाँ पर है पता है किसी को? आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही। गुडेम की पहाड़ियों में इसी तरह की कुछ गतिविधियाँ होने लगी। ये जो कहाँ पर था? आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश, AP, ठीक है। अच्छा, इस आंध्र प्रदेश में इसको लीड करने वाला व्यक्ति कौन था? कोई बता सकता है? अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है।
देखो बेटा, इनके बारे में 2-4 चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। अल्लूरी सीताराम राजू गुडेम की पहाड़ियों में किसान आंदोलन का या गुरिल्ला युद्धों का नेतृत्व कर रहे थे। गुरिल्ला युद्ध क्या होते हैं बेटा? जिन युद्धों में छिप छिप कर वार किया जाता है दुश्मन पर और फिर से वापस छुप जाया जाता है, ठीक है ना। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो थे गुडेम की पहाड़ियों में आंध्र प्रदेश में इन सब का नेतृत्व कर रहे थे। इस नेतृत्व के तहत इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने अपनी फिलोसफीज़ दी। हालांकि वैसे तो देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, गांधी जी के समर्थक थे, ध्यान से सुनना बेटा, गांधी जी के समर्थक थे और ये सत्याग्रह की बात भी करते थे, ये खादी पहनने पर भी ध्यान देते थे, शराब को छोड़ने के लिए इन्होंने अभियान चलाया, ऐसे बहुत सारे काम इन्होंने किए, ठीक है। लेकिन ये एक चीज़ में न गांधी जी से वास्तविकता नहीं, मतलब आपस में उनका जो है मेलजोल नहीं था। वो क्या था? गांधी जी कहते थे भैया अगर हमारे भारत देश को स्वतंत्र होना है तो अहिंसा के मार्ग पर चलना पड़ेगा। ये कहते थे कि हम हिंसा भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपनी स्वतंत्रता ज़्यादा प्यारी है, ठीक है। तो ये हिंसा करने के लिए गोरिल्ला युद्ध भी करते थे, ठीक है। इनके बारे में बहुत सारे मिथ, बहुत सारी चीज़ें फेमस थी कि जैसे बताया जाता था कि इनके पास कुछ चमत्कारिक शक्तियां हैं, ये किसी को भी छूकर उस बीमार को स्वस्थ कर देते हैं, इनको गोलियां नहीं मार सकती, ये एकदम बिल्कुल सटीक खगोलीय जो है घोषणाएं करते हैं या खगोलीय जो वो निकाल सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इनके बारे में बहुत फेमस थी। इन्होंने बेटा वहाँ पर जो गुडेम की पहाड़ियाँ थी वहाँ पर अंग्रेज़ों का या बड़े बड़े जो ताल्लुकदार या उस तरह के जो भी लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ इन्होंने क्या चलाए? अभियान चलाए, और उस अभियान में इन्होंने हिंसा को भी जायज़ ठहराया, ठीक है। वैसे तो मैंने बताया ना गांधी जी की बड़े ही मतलब उनकी बड़ी वो करते थे, ये क्या कहते हैं उसको, बड़ाई करते थे उनके बारे में बताते थे, शराबबंदी करने की बात करते थे, लेकिन इन्होंने भी इस तरह के अभियान चलाए, ठीक है। और इसी अभियान के तहत क्या हुआ बेटा? 1924 में, ध्यान से सुनना बेटा, 1924 में इन्हें अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार किया और फांसी दे दी इनको। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी किसी को कुछ पूछना है? अब हम आगे चलते हैं बेटा, फिर इसके बाद हम बात करते हैं फिर बागानों में किसानों ने किस तरीके से इस आंदोलन को लिया। बागानों में विद्रोह। और जब हम बागानों के विद्रोह की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले बेटा एक चीज़ समझने की है, ज़्यादातर बागान जो थे, अच्छा ऊपर लिख दिया, सॉरी नीचे लिख देते हैं। अब ठीक है? अब ठीक है बेटा? अभी भी नहीं आ रहा? ओके, अभी ठीक है? बागानों में विद्रोह। ठीक है, जब हम बागानों के विद्रोह की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस समय पे सबसे ज़्यादा बागान कहाँ पर थे बेटा? आसाम में, ठीक है ना। वहीं पर सबसे ज़्यादा चाय के बागान थे, आप सब समझते हो, चाय और कॉफ़ी के बागान सबसे ज़्यादा वहाँ पर थे। तो इन बागानों में विद्रोह को कैसे लिया गया बेटा? आसाम में क्या हुआ था? आसाम में बहुत सारे लोगों को अनुबंध करके ले जाया जाता था। एक है ना एक्ट बनाया गया था बेटा 1859 में। कब बनाया गया? 1859 में। ये क्या था? इनलैंड, ठीक है ना, इनलैंड इमिग्रेशन। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जो कब आया था बेटा? 1859 में। इस एक्ट के तहत क्या होता था कि जो बागान में काम करने वाले अनुबंधित जितने भी मजदूर होते थे उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी, और कभी कभी कोई अनुमति मिलती थी तो बहुत कम मिलती थी, ठीक है। यानी कि इनकी उन पर पाबंदी थी और इनसे 16 से 18 घंटे भी 14 घंटे इनसे लगातार काम कराया जाता था। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत इनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने गांधी जी के आंदोलन के बारे में सुना, जब गांधी जी के विद्रोह या सत्याग्रह के बारे में सुना, तो इन्हें ये विश्वास हो गया कि भाई अब तो गांधी राज आ गया है, हम लोगों को अपने गाँव वापस चले जाना चाहिए, सभी को गांव में अपनी अपनी ज़मीनें मिल जाएंगी, खेती करने के लिए ज़मीनें मिल जाएंगी, तो हमें यहाँ पे मजदूरी करने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। और इसी कारण इन्होंने क्या किया बेटा, इसी कारण इन्होंने जो अपने अधिकारी थे उन अधिकारियों की जो बातें थी या उनके जो आदेश थे उन आदेशों को मानने से इनकार कर दिया, उनकी अवहेलना करनी शुरू कर दी और ज़बरदस्ती उन बागानों से निकल कर ये भाग गए। ठीक है। हालांकि जब ये बाहर निकले तो बाहर जाकर इन्होंने कोशिश की कि कोई ट्रांसपोर्टेशन यानी कोई परिवहन का कोई साधन मिल जाए जिससे अपने गांव पहुंच सकें। रेलवे की, स्टीमर्स की, हर चीज़ की हड़ताल चल रही थी वहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया ना आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, और गांधी जी के आंदोलन की वजह से ये उस स्टीमर में या किसी भी रेलवे उसमें नहीं बैठ सके और ये रास्ते में ही फंस गए। और रास्ते में फंस गए, थोड़े समय के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की वहाँ पर सेना पहुँच गई और उन्होंने इनके साथ बहुत मार पिटाई की और वापस से इनको बागानों में भर दिया। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 1859 का हमें इमिग्रेशन, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट याद रखना है। ठीक है। और इसके तहत क्या क्या हुआ ये सब चीज़ तो समझ में आया बेटा। बागानों में विद्रोह किस तरह से हुआ, ठीक है, उन्होंने किस तरह से इसको लिया, कोई दिक्कत परेशानी इसमें बताओ बेटा? चलो ठीक है। अब चलते हैं बेटा सविनय अवज्ञा की ओर। ठीक है। अब चलते हैं सविनय अवज्ञा की ओर। सविनय अवज्ञा की ओर। अब सविनय अवज्ञा की ओर जब हम चलते हैं तो सविनय का मतलब क्या हुआ, मतलब बिल्कुल एकदम किससे बिल्कुल नर्मता के साथ हम किसी भी चीज़ को ना मानने की बात करते हैं। ठीक है। अब उस समय पर हुआ क्या बेटा, जब ये गांधी जी 1922 में क्या किया, 1922 में ये आंदोलन वापस लेने की बात हुई। ठीक है ना, आंदोलन वापस ले लिया गया 1922 में, फरवरी 1922 में जब इसको वापस ले लिया गया। ठीक है। तो हुआ क्या, CR दास, ध्यान से सुनना बेटा, एक व्यक्ति थे कांग्रेस में CR दास और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। बेटा कांग्रेस के बहुत सारे नेता ऐसे थे, बहुत सारे लीडर ऐसे थे जो इन आंदोलनों से थक चुके थे और वो चाहते थे कि ना अब इस आंदोलन की जगह किसी दूसरे रास्ते को अपनाया जाए। ठीक है। तो उसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने ना कांग्रेस के अंदर ही किसकी, स्वराज पार्टी की स्थापना की, स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है। और ये चाहते थे 1919 में, बेटा ध्यान से सुनना, 1919 में क्या आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या है, परिषद के चुनाव कराने की बात की गई थी। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे बहुत सारे नेता ऐसे थे जो इन आंदोलनों से थक चुके थे, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो परिषद के चुनाव कराए जा रहे हैं उन परिषद के चुनावों में क्या किया जाए, उनको भाग लेने का मौका मिले। ठीक है। उसी समय पर अगर हम बात करें बेटा 1926 के समय के आसपास, 1926 के समय के आसपास क्या हुआ, आर्थिक मंदी आ गई, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, यानी कि दुनिया में ही आर्थिक मंदी आ गई, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में आ गई। और इस आर्थिक मंदी की वजह से क्या हुआ पता है, आर्थिक मंदी की वजह से क्या हुआ कि जितने भी दुनिया में जितने भी कृषि उत्पाद थे, ठीक है, खासकर भारत की बात हो रही है, कृषि उत्पाद जितने थे, कृषि उत्पाद क्या होते हैं, जो कृषि के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है। कृषि उत्पादों की जो कीमतें थी वो गिरने लगी। और जब ये गिरने लगी ना तो 1930 तक आते बेटा, 1930 तक ये पूरी तरह से धराशायी हो गई। ठीक है। ये 1930 तक आते पूरी तरह से धराशायी हो गई। अब जब ये धराशायी हो गई तो आर्थिक मंदी आने की वजह से असंतोष और बढ़ने लगा भारत में। भारत के किसान और ज़्यादा उग्र होने लगे, उनकी जो इच्छाएं थी, जो टैक्स चाहते थे वो माफ़ हो जाए, लेकिन जो सरकार थी वो नहीं चाहती थी कि टैक्स माफ़ हो। उसी समय पर बेटा इंग्लैंड में एक नई सरकार बनी। ठीक है। उसी समय के आसपास इंग्लैंड में एक नई 1927-1928 के आसपास एक नई सरकार बनी और उस सरकार ने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनना, उन्होंने एक आयोग बनाया। इसको मैं इरेज कर दूँ क्या? ठीक है, कर देता हूँ मैं, है ना। यहाँ तक तो दिख रहा है ना सबको? ठीक है। और उसी समय पर क्या हुआ, अंग्रेजी जो नई टोरी सरकार बनी तो उन्होंने क्या किया, 1928 में सर जॉन
सर जॉन साइमन, एक ब्रिटिश अधिकारी थे। एक आयोग का गठन किया। उन्नीस सौ 28 में इन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम रखा गया साइमन कमीशन। अच्छा, क्या काम करना था इसको? इसका काम था जो आर्थिक मंदी आई है उसका एवेल्युएशन करना, उसका निरीक्षण करना, साथ ही साथ क्या करना, साथ ही साथ जो भारत में संवैधानिक जो भी सुधार या बदलाव किए जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो भी किए जा सकते हैं, उन सब का भी अध्ययन करना, ठीक है, और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करना। और इसके लिए 6 से 7 लोगों की एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी को भारत भेजा गया 1928 में। लेकिन भारत के सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उस समय पर, चाहे वो मुस्लिम लीग थी, चाहे वो कांग्रेस थी या दूसरे अन्य दल थे, उन सभी ने इसका विरोध किया। इसके विरोध का कारण क्या था पता है आपको? क्या बताइए? बिल्कुल सही बात, इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। अब एक बात बताइए बेटा, अगर भारत की समस्याओं का समाधान करना है तो सबसे बेहतर तरीके से भारतीय बता सकते हैं उसको, है ना? जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो इन समस्याओं का रोज सामना करते हैं, वही तो अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन उस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, तो इसीलिए जब वो भारत आए तो भारत आते ही इस आयोग का क्या हुआ, पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। साइमन गो बैक, इस तरह के नारे, या साइमन वापस जाओ, इस तरह के नारे इसमें दिए गए। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, और साइमन तो वापस चला गया। चलो बस, साइमन कमीशन में बता रहा था आपको। तो फिर साइमन कमीशन का क्या हुआ बेटा, इसको मतलब इसके लिए वॉकआउट किया गया, ठीक है। इसके लिए साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक, इस तरह के नारे लगाए गए। अच्छा, इन्हीं सब चीज़ों के लिए ना फिर जब ये ज़्यादा इसका विरोध होने लगा तो लॉर्ड इरविन उस समय पर वायसराय था, ठीक है। लॉर्ड इरविन ने क्या किया, डोमिनियन स्टेट की बात की। डोमिनियन स्टेट देने की बात की ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। उसने कहा कि भैया भारत के लोग क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, थोड़ा शासन कर लेंगे, लेकिन वो क्राउनशिप किसकी रहेगी, वो ब्रिटेन की जो महारानी है उसकी ही क्राउनशिप के अंडर में वो काम करेगी, ठीक है। कॉलोनी ऐसे बना रहेगा। अब लॉर्ड इरविन ने जब डोमिनियन स्टेट की बात की तो इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया गया बहुत सारे युवा नेताओं के द्वारा, जिसमें पंडित नेहरू व सुभाष चंद्र बोस प्रमुख थे। इन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। अब इसी के चलते बेटा हुआ क्या, इसी के चलते उसी दौरान, ध्यान से सुनना बेटा, उसी दौरान क्या हुआ, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ बेटा, लाहौर अधिवेशन। उसी के समय पे एक लाहौर अधिवेशन हुआ, और इस लाहौर अधिवेशन में जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, पंडित नेहरू ने। अध्यक्ष कौन थे इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की लाहौर अधिवेशन में, और लाहौर अधिवेशन में ये बात रखी गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है। और यहाँ तक भी किया गया बेटा कि 1929 में हर साल 26 जनवरी
को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी घोषणा की गई। हर वहाँ पे झंडा फहराया गया रावी नदी के तट पे, और वहाँ पर क्या है बेटा, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। और उससे 1930 से, कब से बेटा, 1930 से हर साल 26 जनवरी को क्या मनाया जाने लगा, हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना बताता हूँ मैं तुम लोगों को, वैसे मैं हर बार बताता हूँ, उसमें थोड़ी सी एक छोटी घटना बताता हूँ कि हमारा जो संविधान है 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। 1949 में बनकर तैयार हो गया था, नवंबर 26 को बनकर तैयार हो गया था हमारा संविधान, ठीक है। और फिर भी हमारा जो संविधान है वो 1950 में क्यों लागू किया गया, इसका एक कारण यही है, जो हमारा जो लाहौर अधिवेशन है उसके पीछे एक यही बात थी कि हम हर साल 26 जनवरी को क्या मना रहे थे, स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। लेकिन हमें स्वतंत्रता, वास्तविक स्वतंत्रता हमें कब मिली, 15 अगस्त 1947 को मिली। तो उस दिन को यादगार बनाए रखने के लिए, किसको यादगार बनाए रखने के लिए, 26 जनवरी को यादगार बनाए रखने के लिए। अब देखो, अंग्रेजों को तो हम ये नहीं कह सकते थे ना, नहीं यार प्लीज़ आप ऐसा करो 26 जनवरी को जाना, है ना, ये तो कह नहीं सकते थे, नहीं हमारा मन नहीं लग रहा आप 26 जनवरी को जाना, या हम उसको स्वतंत्रता दिवस उसी दिन मनाएंगे। तो हमने इस दिन को यादगार बनाए रखने के लिए 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, तो उसको हमने लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। और उस दिन को हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जब हमारा देश एक रिपब्लिक बना था, एक गणतंत्र देश बना था। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? तो इस लाहौर अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट की जो मांग थी, वो जो पेशकश की गई थी इरविन के द्वारा, उसको डिनाई कर दिया गया, उसको मना कर दिया गया, और पूर्ण स्वराज की बात की गई। पूर्ण स्वराज का नारा यहाँ पर दिया गया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया गया 1929 में, ठीक है, 1929 में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। अब हम करते हैं बेटा नमक आंदोलन की बात। नमक यात्रा व सविनय अवज्ञा। अब बेटा देखो हुआ क्या, गांधी जी ने ना बहुत सारी मांगे रखी। 1900 कब की बात है बताओ? 1900 बिल्कुल 31 जनवरी 1930, ठीक है। इसमें 11 मांगे रखी। किसने? गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने 11 मांगे रखी। और इसमें सबसे मुख्य मांग क्या थी? इसमें सबसे मुख्य मांग थी नमक कर को हटाना। लेकिन लॉर्ड इरविन इसके लिए राज़ी नहीं हुए। और लॉर्ड इरविन जब इसके लिए राज़ी नहीं हुए तो क्या किया उन्होंने? इसी काम के लिए फिर इन्होंने क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, इसको रखने का, इसकी आधार को रखने का काम किया। हुआ क्या, लॉर्ड इरविन ने जब इस 11 मांगों को मानने से इनकार कर दिया तो गांधी जी ने क्या किया बेटा, वो गुजरात के साबरमती आश्रम में थे, ठीक है। कहाँ पर थे वो? गुजरात के साबरमती आश्रम। ये गुजरात में एक साबरमती आश्रम था, ठीक है। उन्होंने वहाँ से 78 अनुयायियों के साथ, 78 वॉलंटियर्स के साथ, अपने 78 अनुयायियों के साथ कहाँ की यात्रा शुरू कर दी बेटा? दांडी जाने की यात्रा शुरू कर दी। और दांडी साबरमती से लगभग 240 किलोमीटर दूर था, ठीक है। अब गांधी जी ने ये यात्रा शुरू कर दी। अब जब ये दांडी से इन्होंने साबरमती से दांडी की तरफ चले तो प्रतिदिन चलते थे बेटा 10 मील, 10 मील चलते थे। और ये पूरी यात्रा इन्होंने 24 दिन में, कितने दिन में बेटा? 24 दिन में, 24 दिन में पूरी की, ठीक है। और 11 मार्च को चले थे, 11 मार्च से चले, कहाँ से चले थे बेटा? साबरमती आश्रम से। और 6 अप्रैल को पहुँचे वहाँ पर दांडी। दांडी पहुँचे और दांडी पहुँचने के बाद इन्होंने बेटा वहाँ पर नमक पानी, जो खारा पानी था समुद्र का, उस पानी को उबालकर नमक बनाया। और क्योंकि उस समय पर
अंग्रेज़ों ने नमक बनाने पर क्या लगा रखा था, प्रतिबंध लगा रखा था। तो उनके इस प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए गांधी जी ने पानी उबालकर नमक बनाया और नमक बनाने के बाद वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। जब गांधी जी ये यात्रा कर रहे थे, इस यात्रा के दौरान हज़ारों लाखों लोग उनको सुनने के लिए आते थे। तो उन सभाओं में, उस रास्ते में उन्होंने सत्याग्रह का मूल मतलब बताया, आज़ादी का मतलब बताया, सत्याग्रह के बारे में बताया और अहिंसा से किस तरीके से हम अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं उसका एक मूल मंत्र उन्होंने दिया। कोई दिक्कत बेटा इसमें? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने 6 अप्रैल में दांडी का जो वो था वो पूरा किया और वहीं से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उनके एक परम अनुयायी थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था उनका? खान अब्दुल गफ्फार खान। जब सविनय अवज्ञा शुरू हुआ बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो बेटा खान अब्दुल गफ्फार खान, देखो गांधी जी ने पता है क्या किया? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने की बात की, ठीक है। उन्होंने भारतीय उत्पादों को अपनाने की बात की, उन्होंने सत्याग्रह की बात की, उन्होंने हर एक उस चीज़ का विरोध करने के लिए क्या टैक्स ना देने की बात की, उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा जितने भी कानून हम पे ला गए उन कानूनों को ना मानने की अपील की। लेकिन उस अपील के साथ साथ वो ये भी अपील कर रहे थे कि भाई आप है ना शांतिपूर्वक करो जो भी काम करना है, आपको अवहेलना भी करनी है ना अपने जो अधिकारी हैं या अपने जो अफसर हैं तो उनकी अवहेलना कैसे करो? सविनय करो, ठीक है, प्यार से करो, विनम्रता के साथ करो। और इसी बात को सुनकर बेटा बहुत सारे बच्चों ने सरकारी स्कूलों में से पढ़ना छोड़ दिया, अध्यापकों ने पढ़ाना छोड़ दिया, बहुत वकीलों ने अदालतों में जाना छोड़ दिया, रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, जो औद्योगिक फैक्ट्री मजदूर थे उन्होंने भी हड़ताल कर दी और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। इस तरह के बहुत सारे काम होने लगे कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो देश में थोड़ी सी अराजकता की स्थिति हो गई और उसी समय पर क्या किया बेटा, एक व्यक्ति थे जो गांधी जी के अनुयायी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनके गिरफ्तार होने के कुछ समय के बाद ही, लगभग 1 महीने के बाद ही गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसके विरोध में लोग सड़क पर उतर आए और हिंसा करने लगे। रेलवे स्टेशनों पर उन्होंने अटैक कर दिया, उन्होंने हमला बोल दिया, उन्होंने डाक खानों पर हमला बोल दिया, उन्होंने जितने भी सरकारी विभाग थे उन पर सब पर हमला बोल दिया और एक तरह से अराजकता की स्थिति पूरे देश में माहौल फैल गया इस तरह का। तो अंग्रेजी सरकार को एक मौका मिल गया। अब उन्होंने क्या किया, उनको बहुत ही ज़ोरदार तरीके से उनका दमन करना शुरू कर दिया, बहुत क्रूरतापूर्वक उन्होंने दमन करना शुरू किया और लगभग 1 लाख लोगों को, ध्यान से सुनना बेटा, 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उसी समय पर गांधी जी के साथ गांधी इरविन समझौता हुआ। इरविन ने एक समझौता किया और उस समझौते के तहत क्या किया गया कि भाई आपके सभी जितने भी सत्याग्रही हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। उनको दूसरी गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें उनको जाने के लिए बोला और वो गोलमेज सम्मेलन में चले गए लंदन, ठीक है। गांधी जी कहाँ चले गए? लंदन चले गए। हालांकि वहाँ पर भी उनकी 11 मांगें नहीं मानी गई और दूसरी मांगें भी उन्होंने नहीं मानी गई और उनको निराश वापस लौटना पड़ा। और जब वो वापस वहाँ से लौट कर आए तो उन्होंने फिर से इस आंदोलन को शुरू कर दिया। लेकिन अब पहले जैसा जोश और खरोश नहीं था, पहले जैसे जितने लाख लोग पहले जुड़े हुए थे इतने लोग नहीं जुड़े। धीरे धीरे लोगों का मोह भंग हो गया इन आंदोलनों से और 1934 तक आते आते, कब तक बेटा? 1934 तक आते आते पूर्ण रूप से ये आंदोलन क्या कर दिया गया? समाप्त हो गया।
अब बेटा ग्रामीण क्षेत्रों में किसने किसको कैसे लिया इस आंदोलन को, शहरी क्षेत्रों में या ताल्लुकदारों ने या व्यापारियों ने या बड़े बड़े किसानों समूह ने किस तरह से लिया, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन किसी को पूछना है तो वो पूछ सकता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके वो क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका जवाब उसको ज़रूर मिलेगा। और इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद हमारे इस चैप्टर के नोट्स जो हैंडमेड नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे PDF के रूप में हमारे इसी चैनल पे। ठीक है, बाकी तब तक के लिए अलविदा, सब्बा खैर, गुड बाय।